उपचुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछ चुकी है। 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी दोनों पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन उम्मीदवार कौन होगा, इस पर अब तक सस्पेंस बरकरार है। देखिए रिपोर्ट। उपचुनाव का रण, जेएमएम और बीजेपी में मुकाबला। क्या सीट बचा पाएगा जेएमएम या घाटशिला में खिलेगा कमल? घाटशिला उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां जीत की रणनीति बना रही है। हार जीत के दावे किए जा रहे, लेकिन अब तक घाटशिला का रणबांकुर कौन होगा ये साफ नहीं हो सका है। ये तय है कि घाटशिला में जेएमएम और बीजेपी ही चुनाव लड़ेगी, लेकिन कैंडिडेट कौन होगा इसकी घोषणा अब तक नहीं हुई है। हालांकि चर्चा है कि रामदास सोरेन के बड़े बेटे सोमेश सोरेन पर जेएमएम सहानुभूति कार्ड खेल सकता है, लेकिन औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। हालांकि जेएमएम ने घाटशिला उपचुनाव में जीत का दावा किया है। घाटशिला में भी घाटशिला में तो हम काफी मजबूत हैं, हमारा जनाधार बहुत मजबूत है घाटशिला में। तो चुनाव में तो जनता के बीच जाना पड़ता है, जनता के बीच अपनी बात रखनी पड़ती है। ये काम हमारे सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी जब चुनाव प्रचार होगा तो हम करेंगे, लेकिन जीत हमारी बहुत बड़े अंतर से होगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। घाटशिला उपचुनाव को लेकर एनडीए एकजुट नजर आ रहा। बीजेपी ने कहा है कि राज्य सरकार की नाकामियों को लेकर एनडीए जनता के बीच जाएगा। बीजेपी ने घाटशिला उपचुनाव में कमल खिलने का दावा किया, लेकिन बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा इस पर भी सस्पेंस जारी है। हालांकि विधानसभा चुनाव में चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन बीजेपी के कैंडिडेट थे। ऐसे में रेस में बाबूलाल सोरेन का नाम भी चल रहा है। इनके प्रति इतना विरोध का भाव है, क्योंकि आज युवा नाराज है, महिला नाराज है, किसान नाराज है, हर समाज, हर वर्ग नाराज है, हर व्यक्ति नाराज है, और सबसे अधिक आदिवासी और मूलवासी जो इस राज्य के हैं, जिनकी जमीन बहुत बड़े पैमाने पर लूट हो रही है। अब राजधानी के इर्द गिर्द ही देखेंगे तो जिस प्रकार से मूलवासियों के, आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है, सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। अंचल में, थाना में बिना पैसे दिए हुए काम नहीं होता है। बिजली की स्थिति चरमराई हुई है। बेटी बहन की इज्जत और आबरू लूटी जा रही है। दिन दहाड़े माताओं बहनों के गले से चैन की छिनतई हो रही है। आज बहनें, बेटियां जब घर से निकलती है तो माँ बाप चिंता करते कि पता नहीं मेरी बेटी सुरक्षित घर वापस लौटेगी कि नहीं लौटेगी। इस प्रकार का भाव, इस प्रकार का वातावरण इस राज्य में पनपका है। कब किसकी हत्या हो जाएगी, कब किसी घर में डाका डाला जाएगा, कब कहाँ हाईवा और डंपर जलाए जाएंगे। तो चौतरफा गिरावट हुआ, विकास इस राज्य से कोसों दूर जा चुका है। यदि कॉन्ट्रैक्टर काम भी करता है तो उसका पेमेंट नहीं होता है। आखिर झारखंड को ये लोग कहाँ ले जाना चाहते हैं? तो मुद्दों की कमी नहीं है, मुद्दा बहुत मुद्दों का अंबार है। इन सारे विषयों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच जाने का काम करेंगी। तत्कालीन शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन के कारण घाटशिला में उपचुनाव हो रहा। 11 नवंबर को घाटशिला उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी, जबकि 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। अब सवाल ये है कि क्या जेएमएम सीट बचाने में सफल होगा या फिर घाटशिला में बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब होगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश और रुचि की रिपोर्ट। घाटशिला का अगला विधायक कौन होगा, यह सवाल तो है, लेकिन उससे बड़ा सवाल राजनीतिक गलियारों में यह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा किसे टिकट देगी और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर कौन चुनाव लड़ेगा। सस्पेंस अब भी बरकरार है। 13 तारीख को उपचुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, यानी कि नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन अब भी ना तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से, ना भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। साफ तौर पर अगर बात कर लिया जाए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा यह दावा कर रही है कि हमने जो काम किया है उसके आधार पर एक बार फिर घाटशिला में हमारी जीत होगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी यह दावा कर रही है कि पहले भी हमने उस सीट को देखा है और जब भी शिकस्त मिली है अंतर बहुत छोटा रहा है, इसीलिए जनमुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे और घाटशिला से इस बार नए कहानी की शुरुआत होगी। इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो अतिथि जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कांग्रेस से सुनील सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहले चलते हैं हम कांग्रेस पार्टी के पास। सुनील जी, देखिए, आपके बड़े नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बलमुचु नाराज है।
नाराज इसलिए हैं, पहले तो नाराज इसलिए थे कि उनको चाहिए था कि कांग्रेस को इस सीट पर चुनाव लड़ने मिले, लेकिन जब लगभग यह तय हो गया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इस सीट पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि पुरजोर तरीके से समर्थन करेंगे। प्रदीप बलमुचू कहते हैं कि जब तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ है, पहले ही घोषणा क्यों कर दी गई? आयुष जी, निश्चित तौर पर प्रदीप बलमुचू जी झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एक वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। आपको स्पष्ट कर दूं कि प्रदीप बलमुचू का व्यक्तिगत बयान है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री केशव महतो कमलेश जी हैं, प्रभारी श्री के राजू सर हैं। तो राष्ट्रीय संगठन और कांग्रेस पार्टी में बिल्कुल स्पष्ट है कि जो अंतिम और फाइनल जो आपका बयान होता है वह प्रदेश अध्यक्ष का होता है। तो श्री केशव महतो कमलेश जी ने कम से कम आपके स्क्रीन पर 10 टाइम्स उन्होंने बता दिया है कि महागठबंधन का जो पूर्व से महागठबंधन इंटैक्ट है, कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। तो उसी को आप मान के चलिए कि केशव महतो कमलेश जी ने स्पष्ट कर दिया है कि वहां से जेएमएम चुनाव लड़ेगी। आदरणीय रामदास सोरेन जी जो हम लोगों के बीच आज इसको थोड़ा और स्पष्ट कर देता हूं। चलिए देखिए, कांग्रेस पार्टी के कोई और नेता अगर ये कहते तो बात समझ में आता कि अंतिम बयान जो होता है वो होगा प्रदेश अध्यक्ष का या प्रदेश प्रभारी का। चलिए ये बात तय है, लेकिन जो व्यक्ति 3 बार उस सीट से विधायक रह चुके हैं, क्या उनके बात को तवज्जो न देना एक गलती नहीं होगी? देखिए, बहुत स्पष्ट मैं कर दिया आयुष जी कि पार्टी नियम से चलती है, पार्टी कानून से चलता है। पार्टी आप जब प्रदेश अध्यक्ष, मैं बताया कि प्रदेश अध्यक्ष का जो बयान होता है वो अंतिम बयान होता है, वही अधिकृत है। आपको लोकतांत्रिक, हमारे दल में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उनकी अपनी बात को रखने का प्लेटफॉर्म है। उन्होंने अपनी बात को प्रदेश अध्यक्ष के समक्ष, उन्होंने हमारे राष्ट्रीय आदरणीय वेणुगोपाल साहब के समक्ष उन्होंने अपना बालमुचू जी बात रखने का काम किया। लेकिन गठबंधन का जो कटिबद्धता और प्रतिबद्धता है, जिसके लिए हम इस राज्य में विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए हम कटिबद्ध और प्रतिबद्ध, गठबंधन की जो नियम कानून है उसके कोई भी उससे बाहर नहीं जा सकता है। तो मैं इसे स्पष्ट कर दिया कि यह तय हो चुका है हमारे प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से, श्री केशव महतो कमलेश जी के माध्यम से, कि वहां का घाटशिला का जो उपचुनाव होने वाला है वो उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना प्रत्याशी उतारेगी। और जो भी हम महागठबंधन के साथी हैं, कांग्रेस का संगठन हो, आरजेडी का संगठन हो या जो भी महागठबंधन के संगठन हो, सभी संगठन एकजुटता के साथ हम घाटशिला चुनाव में उपस्थिति दर्ज कराएंगे। और आपको बताता चलूं कि घाटशिला चुनाव हम एक बड़े बहुमत से, बड़े अंतराल से हम जीतने का काम करेंगे। चलिए, आप लोग दावा कर रहे हैं कि एक बार फिर आपकी जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी के पास चलते हैं। देखिए, आप लोगों ने प्रदेश कार्यालय में बैठक कर, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनडीए की एकजुटता का प्रमाण तो दे दिया, लेकिन अब महज 4 दिन बचे हैं नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने में। अब तक उम्मीदवारों को लेकर मंथन चल रहा है। सवाल इस पर कई तरह के उठ रहे। प्रतुल जी, देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं आयुष कि हमारी पार्टी जो है वो प्रजातांत्रिक तरीके से चलती है। यहाँ कोई युवराज नहीं है, जो कहते हैं ना कि ना खाता ना बही, जो युवराज कहे वही सही। यहाँ एक अकेला व्यक्ति डिसीजन नहीं लेता है। पहले चुनाव समिति की बैठक होती है, राज्य चुनाव समिति की, फिर वो जो अनुशंसा है वो केंद्रीय चुनाव समिति को भेजी जाती है, फिर वहाँ से ये तय होकर नाम आता है। तो ये प्रक्रिया अब जल्दी शुरू होगी। लेकिन ये घाटशिला के बारे में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊं। देखिए, दोनों गठबंधन का कॉन्ट्रास्ट देखिए। हमारे जितने घटक दल हैं, हम सबों ने एकजुटता के साथ बैठक की। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उसके बाद हुआ, लेकिन पहले बैठक की, रणनीति बनाई और सबने कहा एकजुट है। लेकिन प्रदीप बलमुचू जी का जो बयान आ रहा है, और प्रदीप बलमुचू जी कोई साधारण नेता नहीं है, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके। हाँ, ये बात सही है, सुनील जी ने सही कहा कि प्रदेश अध्यक्ष होते हैं या प्रदेश के जो प्रवक्ता होते हैं, अध्यक्ष के भी आप बोलते हैं, उनका बयान अंतिम माना जाता है। लेकिन प्रदीप बलमुचू जी भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, कई बार के विधायक रह चुके हैं, कद्दावर नेता हैं। जब वो अपनी गुस्सा दिखा चुके हैं, कई बार मैंने आपके चैनल में भी देखा था कि साहब कैसे तय हो सकता है बिना हमसे राय मशवरा किए हुए। वैसे अंदर खाने से ये बातें आ रही हैं कि उनको राज्यसभा का सीट ऑफर किया गया है, और जो तमाम तरह का आयोग और इनकी चीज़ों की बात चल रही है, ये ऐसे कांग्रेस के अंदर खाने से खबरें आ रही हैं। देखिए, ये घाटशिला के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बता दूं, जो 81 सीटें हैं उनमें बहुत कम सीटें हैं जहां महिला वोटरों की संख्या ज़्यादा होती है। 4000 ज़्यादा महिला वोटर्स हैं पुरुषों की तुलना में। आप देखेंगे तो 4 प्रखंड हैं वहाँ पे, और उसके अतिरिक्त जो 2.5 लाख वोटर्स हैं
उनके बीच में पिछली बार भी 70% वोटिंग हुआ था। और घाटशिला का एक बड़ा इलाका, अभी भी बहुत बीहड़ इलाका है, पिछड़ा इलाका है, लेकिन 70% वहाँ जब वोटिंग होती है, और हमारे पहले बार के उम्मीदवार जो थे, चुनाव लड़ रहे थे, बाबूलाल सोरेन जी बहुत युवा उम्मीदवार थे, 75,000 वोट लाए थे साहब, पहली बार लड़ने वाले उम्मीदवार, और उन्होंने 23,000 का मार्जिन था उस समय। और उस समय JLKM ने भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, कहा 1 हफ्ते का समय लेंगे, उसे भी 4% वोट आए थे, 8,000 से ज़्यादा वोट आए थे। 2019 में जो हार जीत का अंतर था वो 4% से भी कम था। 2014 में तो हम लोग जीते थे वहाँ से लक्ष्मण टुडू जी के रूप में, उस समय भी 4% का डिफरेंस था। और अगर आप 2009 में चले जाएं तो सिर्फ 1,000 का डिफरेंस था, जब 1,000 से रामदास सोरेन जी चुनाव जीते थे। 1,000 वोट, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के बीच में 8,000 वोट का डिफरेंस था। तो घाटशिला परंपरागत रूप से एक बहुत क्लोज फाइट देखता आया है। और इस बार जो हमारे मुद्दे हैं, इस सरकार की विफलता होगी। देखिए 2 बड़े मुद्दे हैं। आज जो झारखंड की स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, उसे संयुक्त परीक्षा लेनी थी ग्रेजुएशन लेवल के स्तर की टेक्निकल अपॉइंटमेंट्स के लिए, बिना कारण का उसने कैंसिल कर दिया। लाखों विद्यार्थी अपियर होने वाले थे, आज अपियर नहीं हो पाए। और इस सरकार को कैलेंडर निकालना था JPSC का और तमाम नियुक्तियों का, इन्होंने जो कैलेंडर निकालने की कोशिश की वो बिल्कुल फॉलो नहीं हो पा रहा है। इस राज्य में अब तक 1544 नियुक्तियां ही हुई हैं सिर्फ सरकारी आंकड़ों के अनुसार। 10 लाख का टारगेट था, वो कब पूरा करेंगे, कैसे पूरा करेंगे, ये संभव नहीं। दूसरी आज एक और बहुत चिंताजनक खबरें आई कि जो OBC छात्र हैं वो सड़कों पर हैं साहब। क्यों? क्योंकि उनको स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिल रहा है। स्कॉलरशिप के पैसे से वो लंबे समय से महरूम है। तो क्या आप OBC को मुख्य धारा से जोड़ना नहीं चाहते? क्या आप नहीं चाहते वो शैक्षणिक योग्यता पास करके वो आगे बढ़े? तो OBC छात्रों का जो पैसा रोक दिया इस सरकार ने, जो इस सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, बिल्कुल सही कहा हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जी ने कि अभी देखिए रोज खबरें आ रही हैं, यहाँ अब नक्सलियों का प्रभाव थोड़ा कम होता दिख रहा है, तो ये गैंग्स आ गए हैं। अभी ये गैंग्स हाईवा जला देते हैं, डंपर जला देते हैं, रंगदारी लगातार चल रही है। रांची महफूज नहीं है। जब तब आप देखेंगे किसी की हत्या हो जाती है, पुलिस का एक एक्सक्यूज रहता है, साहब जमीन के काम में ये लिप्त था। अरे जमीन कारोबारी होना क्या कोई गुनाह है अगर आप अनैतिक कार्य नहीं कर रहे हैं? तो जिस तरह की महिला उत्पीड़न की घटना की मैं बताऊं, अगर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा की बात करें तो जनवरी से जो अगस्त तक का डेटा था, 1100 रेप केसेस इस राज्य में हो चुके हैं। और ट्रायल कितना होता है आप ये समझ लीजिए। तो महिला सशक्तिकरण की ये बात करते थे, बड़ी बड़ी बातें कहे थे, तो क्या हो गया साहब? बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात थी, क्या हुआ उसका? पैसा सरेंडर हो जाता है, कल्याण विभाग कह देता है पैसा ही नहीं है, बजट में प्रावधान नहीं है। किसानों के ऋण माफी की बात थी, अभी भी बड़ी संख्या में किसानों का, मैं आंकड़ा भी बता दूं, आप बोलेंगे, वो जो ऋण माफी है वो लंबित है। और पिछले सरकार के समय से ही ये नियुक्ति तो करने जा रहे हैं, पर स्थानीय कौन है यही परिभाषित नहीं। आयुष, अभी भी विडंबना देखिए, ये सरकार के 9 महीने हो गए, स्थानीय नीति इन्होंने परिभाषित नहीं किया। मांगे तो इन सारे मुद्दों को विषयों पर भी हम आपके तमाम सवालों का जवाब देंगे। हम चलते हैं कांग्रेस पार्टी की ओर। सुनील जी, कैसे होगा? मतलब युवा नाराज, युवा परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं। किसी भी पार्टी के लिए युवा वोट बैंक निर्धारण भूमिका अदा करता है कि अगर आप चुनाव जीतना है, युवा को खुश करना होगा, युवा आपके पक्ष में वोट करेगा तो आप चुनाव जीतिएगा। युवा नाराज है, ना परीक्षा दे पा रहे हैं और ना उन्हें छात्रवृत्ति मिल पा रही है, कैसे साधिएगा घाटशिला? आयुष जी, 2019 के चुनाव और 2024 के चुनाव विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने जितना कोशिश करना था इस सरकार को, महागठबंधन की सरकार को बदनाम करने के लिए, तो इन्होंने देख लिया है कि 2019 में भी भारी बहुमत के साथ में महागठबंधन की सरकार बनी और 2024 में भी 56 सीट के साथ महागठबंधन की सरकार बनी है। और इस राज्य में आप लगातार देखिए कि आप नक्सल मुक्त की ओर राज्य है। आप देखेंगे कि अपराधियों को किस तरह से इनकाउंटर किया जा रहा है, अपराधियों को किस तरह से गिरफ्तारी किया जा रहा है। उसके बड़ी इसी 9 महीने के अंदर में बहुत सफलता इस सरकार ने यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर सफलता प्राप्त किया है। लेकिन उसी एनकाउंटर पर सवाल भी उठ जा रहे हैं। सवाल भारतीय जनता पार्टी जब मुद्दा विहीन हो जाती है तो भारतीय जनता पार्टी को सवाल करना ही है, सवाल करेगी, लेकिन जनता तय करता है ना। आपको मैं बताया कि इनकी जितनी भी सवाल है उसका जवाब 56 सीट जितवाकर महागठबंधन को यहाँ की जनता ने देने का काम किया। और आप घाटशिला की बात करते हैं तो इस राज्य में
इस राज्य में 28 आरक्षित सीटें हैं, जिसमें आप देखिए कि 14 कोल्हान में सीट आता है, जिसमें 9 आरक्षित है वहां पर कोल्हान में। 9 में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के चुनाव में एक प्रयास किया था आदरणीय चंपई सोरेन के माध्यम से कि हम इस राज्य में आदिवासी वोट लें, लेकिन बिल्कुल असफल हुए। यहां तक कि मात्र कोल्हान में एक सीट ही भारतीय जनता पार्टी आदिवासी के श्री चंपई सोरेन के रूप में जीते और उनके पुत्र बाबूलाल सोरेन जी की हार का सामना करना पड़ा। तो मैं आपको स्पष्ट कर दिया कि वहां पर 9 सीट में 8 सीट आपका महागठबंधन के पक्ष में है और यह भी सीट जो उपचुनाव होने जा रहा है, मैं आपको स्पष्ट करता हूं कि एकदम कितना भी भारतीय जनता पार्टी, हमारे अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता बता रहे थे इस राज्य के बारे में, प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे कि ऐसा ऐसा है, तो आपको मैं बताऊं कि इस राज्य में रघुबर की सरकार 5 वर्षों में एक भी जेपीएससी नहीं किया और बाबुल आपका हेमंत सोरेन की सरकार ने जेपीएससी के माध्यम से 342 इस राज्य को आपका नए पदाधिकारी देने का काम किया है। जेपीएससी के माध्यम से आपको देने का काम किया। आपको 10,059 आप समझिए प्रभात खबर के प्रकाशित है कि प्रारंभिक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए रिजल्ट था सर, ये भी बता दीजिए जी। ये कौन से जेपीएससी का इस बार रिजल्ट आया था, ये भी बता दीजिए। आप जेपीएस कौन सा रिजल्ट आया था? हेमंत सोरेन की सरकार का ही रिजल्ट आया था ना। जी आएंगे आपके पास कौन सा सरकार है? आप जो बता रहे हैं, आप स्पष्ट आपकी बात कर, मैं आपकी बात को समझ सकता हूं। जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो 2023 का था, 2023 का था, तो मैं आपको स्पष्ट कर दिया किसी सरकार का था। तो आप इस तरह से देखें, आपका संविदा में आपका 400 के आसपास में डॉक्टर्स की आवश्यकता थी, उस पर राज्य सरकार लगातार कोशिश कर रही है। संविदा पर नियुक्ति दिया गया है, तो नियुक्ति की प्रक्रिया लगातार राज्य में जारी है आयुष जी। और भारतीय जनता पार्टी जितने भी दुष्प्रचार करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा नहीं है। आप यह भी देखिए 2019 से 2024 के बीच में इस राज्य में 6 उपचुनाव हुए, एक में भारतीय जनता पार्टी रामगढ़ जीती, सारे उपचुनाव में महागठबंधन की जीत हुआ। और मैं आपको निश्चित करता हूं कि इस राज्य की जनता भारतीय जनता पार्टी कितना भी कुचक्र कर ले, कितना भी कोशिश कर ले, जीत निश्चित है कि घाटशिला भी हमारा आपका महागठबंधन के खाते में ही जाना तय है। तो आप जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि वहां के जनता को बरगलाने का कि फलाना, इस राज्य में कहीं भी आप देख लीजिए महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित हैं, सुरक्षा के साथ हर जगह महिलाएं जा रही हैं। सुरक्षा का दावा कर रहे हैं आपके दावा भारतीय जनता पार्टी, देखिए इस बात को सिरे से खारिज कर रहे हैं आप आयुष जी। भारतीय जनता पार्टी देखिए बात बहुत दूर तक चली जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। राज्य सरकार बिल्कुल मुस्तैद है, यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल मुस्तैद है। जितनी भी घटनाएं घटी है तो सारे घटनाएं में अपराधी पकड़े गए हैं और अपराध नियंत्रण के लिए जितना भी कोशिश है राज्य सरकार लगातार कोशिश हो रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है, आपकी ओर से दावा किया जा रहा है। प्रतुल जी शायद आपकी किसी बात से असहमत है, क्या ऐसा खल गया सुनील सिंह की बात का आपको प्रतुल जी, जो आप बोलना चाह रहे हैं कि आपको लग रहा है कि उन्होंने गलत कहा है? नहीं, देखिए सबको अपनी पार्टी का पक्ष रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन मैं फैक्चुअली कुछ चीजों को करेक्ट कर दूं। 400 डॉक्टर्स की नियुक्ति पे जो लोग अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए इस राज्य में 37,500 डॉक्टर्स के पद हैं और जिसमें 7,000 पदों पर नियुक्ति हुई है, 30,000 खाली है। आप सोच सकते हैं 70-80% जहां डॉक्टर्स के पद खाली है, स्वास्थ्य मंत्री जी उस पर पीठ थपथपा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी 400 नियुक्तियों पर पीठ थपथपा रहे हैं। और जो कांग्रेस के नेता ने कहा कि 342 लोगों को हम लोगों ने नियुक्त कर दिया और जेपीएससी के माध्यम से, वो 7वीं से 10वीं जेपीएससी का बैकलॉग था, किसी एक को भी नियुक्ति पत्र अभी तक नहीं मिला क्योंकि मामला पूरा लटक गया है जाकर। अब आप बताएं, मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूं 342 नियुक्ति निकले, ये 2 महीने 2.5 महीने से ज्यादा का समय हो गया, किसी एक भी जो सफल अभ्यर्थी है उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला। यही सरकार की रियलिटी है साहब। और जो तमाम चीजों का इन्होंने दावा किया, सबसे हास्यास्पद दावा था इस सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति। साहब कहां महफूज है लोग? ग्रामीण एरिया जो सबसे, मैं लातेहार से आता हूं, लातेहार के चंदवा के एक छोटे से गांव रोल से आता हूं साहब, हमारा इलाका शांत हुआ करता था। अब कोयला डंपिंग और इसमें आप देखेंगे तमाम तरह के दुबे सिंह गैंग अनाउंस करके कोयला व्यवसायियों को टारगेट करते हैं, डंपर्स जला देते। टोरी रेलवे स्टेशन पे जो कभी ऐसी घटनाएं नहीं होती थी, 2 दिन पहले इन लोगों ने जला दिया। व्यवसायियों को किडनैप किया जाता है। और इस सरकार का अगर आंकड़ा देख ले, अगर आप पिछले 5 वर्षों और इधर 9 महीने का, तो मोटा मोटी इस सरकार में 8,000 से ज्यादा बलात्कार केसेस हुए हैं और इनका कन्विक्शन का रेट सिर्फ 7% है। ये मैं नहीं बोल रहा, मैं इंतजार करूंगा अगर आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा से अगर ये कोई क्रॉस चेक करना चाहे।
तो कौन सी विधि व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं साहब? शहरों में ऑर्गेनाइज क्राइम उसी तरीके के हालात हैं, हमेशा जमीन के नाम पर हत्याएं हो रही हैं, और पुलिस जो कह रहे हैं पकड़े जा रहे हैं साहब। अब प्रोएक्टिव पुलिसिंग क्यों नहीं करते? कहां गया आपका खुफिया तंत्र? कहां है स्पेशल ब्रांच? जो नक्सली घटनाएं होती है या जो ऑर्गेनाइज ग्रुप्स है जिन्होंने नक्सलियों का स्थान ले लिया, खास करके ये लातेहार, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, कोलफील्ड वाले इलाके में, ये लोग तो अनाउंस करके मारते हैं। तो आखिर इनपुट इनको क्यों नहीं होता? घटना रोकी क्यों नहीं जाती? ये कहते हैं हमने पकड़ लिया, कितनों को पकड़ा साहब, कितनों को सजाएं दिलाई? सब लोग तो छूट जाते हैं और आप घटनाओं को रोकिए। देखिए हम लौटते हैं घाटशिला पे। घाटशिला में इस बार का चुनाव इनके लिए बहुत अगली परीक्षा है, क्योंकि सरकार ने जो घोषणाएं की थी, हेमंत सोरेन जी को दोबारा जरूर बहुमत मिला, लेकिन जिन लोगों को ये घमंड हो जाता है साहब कि 2 बार हम लोगों प्रचंड जीते हैं, तो उनको याद रखना चाहिए कि साहब अरविंद केजरीवाल जी भी इसी तरीके से अपने आप को कहते थे कि इस जीते जी जीवन में मोदी जी तो हमको नहीं हरा पाएंगे दिल्ली में। देखिए क्या हश्र हुआ। और फाइनली आयुष, मैं एक चीज और बताऊं, इन्होंने कहा कि साहब हम 2 बार जीते, प्रचंड जीते। भाई कांग्रेस तो 1946 से इस देश में शासन करती आ रही है। 1946 बोला, 1947 नहीं। नेहरू जी ने पहली बार क्वीन विक्टोरिया के प्रति आस्था लेकर यूनियन जैक झंडे के सामने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इतनी हड़बड़ी थी उनको प्रधानमंत्री बनने के लिए। जिन्ना, मैं बस खत्म कर रहा हूं, जबकि जिन्ना ने मना कर दिया था। जिन्ना कोई देशद्रोही था, लेकिन नेहरू जी ने 1946 से 1980 तक 1-2 साल अपवाद छोड़ दे तो कांग्रेस ने लगातार राज किया। इन्होंने स्ट्रगल नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी 1984 में 2 सीटों पर थी। उस समय भी जो हमारी नीतियां थी, सिद्धांत था, वो आज तक नहीं बदला। हम 303 तक गए, फिर 240 पर आए, लेकिन 3 बार से सत्ता में हम आए, लेकिन हमने वो संघर्ष करके जनता के बीच में जाकर मिला। हमें अनुकंपा पे नहीं मिली थी साहब सरकार। आपको याद है ना, कैबिनेट मिशन प्लान में नेहरू जी को 0 वोट मिला था। 15 राज्यों में से 12 राज्यों ने सरदार पटेल को वोट देने की बात कही थी और उनको प्रधानमंत्री बनाने की अनुशंसा की थी कांग्रेस की इकाइयों ने 1946 में। लेकिन महात्मा गांधी के अनुकंपा से वोट चोरी का पहला उदाहरण वही था। 0 वोट लाकर नेहरू जी प्रधानमंत्री। चलिए देखिए, इतिहास में हम जाएंगे, किसी और दिन विस्तार से इस पर बातचीत होगी। हम चलते हैं फिलहाल कांग्रेस पार्टी के पास। सुनील जी, जिस व्यक्ति को प्रबल दावेदार टिकट का माना जा रहा है, महागठबंधन यानी कि इंडिया ब्लॉक के टिकट का, वो व्यक्ति ही नाराज है। उन्हें उम्मीद थी कि हमें मंत्री बना दिया जाएगा उपचुनाव से पहले, ऐसा हुआ नहीं। सोमेश सोरेन नाराजगी लगातार जाहिर कर रहे हैं और आप लोग इस पर कुछ बोलना नहीं चाहते। आयोजित सर्वप्रथम तो पंडित नेहरू पर इनको जो बोल रहे थे भारतीय जनता पार्टी के साथ ही, भारतीय जनता पार्टी जो देश की आजादी का विरोध करने वाली पार्टी, जो लगातार विरोध किया पार्टी, देश के जो आदमी नागपुर में, जो आदमी भारतीय जनता पार्टी आरएस के लोगों ने नागपुर में 52 साल तक तिरंगा झंडा में फहराया, 2002 में झंडा फहराया गया। पंडित नेहरू इस देश को कौन ध्यान दिया? लगा रहे हैं इस देश में यूनियन मोदी जी ने बर्बाद कर दिया इस देश को, लूट लिया। मोदी पूरा देश को लूट कर बैठा हुआ मोदी जी के नेतृत्व में। सुनील जी बात को सुन लीजिए। सुनील जी इस बात को सुनिए पहले। सुनील जी पहले बात को समझ लीजिए। हम किसी और दिन इतिहास पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जब वो बोल रहे तो आप नहीं रोके। मैं उन्हें भी रोक दिया, मैं उन्हें भी कहा हूं कि इतिहास पर किसी और दिन विस्तार से चर्चा करेंगे। इस सवाल का जवाब दे दीजिए, आपके प्रबल दावेदार टिकट के नाराज हैं, क्या हो गया? इस बार मंत्री पद क्यों नहीं दिया गया? गलत किया, बिल्कुल गलत किया। आपको बोलिए 12 वोट मिले सरकार किया। मधुपुर और डुमरी वाला कार्ड यहाँ क्यों नहीं चला? आज मोदी जी कहा, अरे प्रतुल जी, क्या सुनील जी मेरी सुन लीजिए। सुनील जी मेरी सुन लीजिए। मोदी जी का मोदी जी बोलने के लिए, सुनील जी मोदी जी चुनाव लड़ने नहीं आ रहे। मोदी जी को जी आप अमेरिका में बोले ट्रंप को जीता। सुनील जी मोदी जी चुनाव लड़ने नहीं आ रहे हैं। जो उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे इन पर बात कर लेते हैं। इस देश को जो वही मोदी जी ने बेच रही। सुनील जी एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। बताइए, एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिए। मोदी जी विधानसभा चुनाव लड़ने नहीं आ रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है, क्या इस राज्य में एक उद्योग लगा है? मोदी जी ने एक उद्योग लगाया है इस राज्य में। सुनील जी मोदी जी चुनाव लड़ने नहीं आएंगे। देखिए, अगर आपको मोदी जी पर ही बात करनी है तो कीजिए, हम घाटशिला विधानसभा उपचुनाव पर बात कर रहे हैं। नहीं तो जब बात करेंगे तो मैं बात करूंगा। पहले बात सुन लीजिए। मोदी जी चुनाव लड़ने नहीं आ रहे, जो उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं, जो प्रबल दावेदार हैं, हम उन पर बात करें। आएंगे आपके पास प्रतुल जी।
इस पर बात कर लेते हैं। सवाल ये कहा जा रहा है कि क्यों इस बार गठबंधन ने जो मधुपुर में किया था, जो डुमरी में किया था, और यहां क्यों नहीं किया घाटशिला में? सवाल बस इसका जवाब दे दीजिए, चूंकि वक्त की पाबंदी है। आयुष जी, बहुत स्पष्ट है, महागठबंधन इंटैक्ट है और ये अंतिम निर्णय भारतीय जेएमएम को लेना है, महागठबंधन को लेना है, आदरणीय हेमंत सोरेन जी और उनके सर। लेकिन जिस दूल्हा को बारात ले जाने की बात कर रहे हैं वो दूल्हा ही नाराज है। मैं क्या बताया कि जेएमएम को निर्णय लेना है, आपके कहने से, मेरे कहने से जेएमएम को निर्णय लेना है, उनको अंतिम अधिकृत कर दिया गया, महागठबंधन अधिकृत। चलिए, वक्त की पाबंदी है। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव का उपचुनाव होना है और 14 नवंबर को इसका परिणाम आएगा। 11 को प्रतुल जी, वक्त की पाबंदी है, वक्त की पाबंदी है। प्रतुल जी किसी और दिन, देखिए लगातार इस पर अभी चर्चा होते रहेगी, आने वाले किसी और। चलिए 10 सेकंड, आखिरी 10 सेकंड। अगर हम लोग घाटशिला उपचुनाव पर बैठे हैं चर्चा करने के लिए स्टूडियो में, तो सुनील जी बता दें कितने ब्लॉक है घाटशिला उपचुनाव में? नहीं बता पाएंगे। चलिए, देखिए यहाँ पर जनरल नॉलेज का टेस्ट नहीं हो रहा है, राजनीतिक दलों की बातचीत रखने आए हैं तमाम राजनीतिक, आप भी आए हैं और सुनील सिंह जी भी आए। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर पूरी तरह से सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। 11 नवंबर को मतदान होना है, 14 को परिणाम होगा और साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी यह दावा कर रही है कि इस बार बदलाव की पहली बयार घाटशिला से बहेगी। वही कहना है महागठबंधन और इंडिया ब्लॉक का कि आने वाले समय में भी जैसे हमने 2024 में विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की, घाटशिला का भी परिणाम वही होगा। खैर, ये तो 14 नवंबर को पता चल पाएगा। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करें। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ प्रतुल शाहदेव जी थे, आपका बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। सुनील सिंह जी कांग्रेस से हमारे साथ थे, बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। खबरें चलती रहेंगी, जनता से जुड़े मुद्दे लेकर आपके बीच फिर आएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन।